नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकतंत्र के बारे में और लोकतंत्र की सोल के बारे में, यानी कि उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर के बारे में, वो है डायलॉग, डेलिब्रेशन, डिबेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाई डायलॉग और डेलिब्रेशन और डिबेट डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी डेमोक्रेसी। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम लेसन्स फ्रॉम राजस्थान। तो यहां पे हम लोग केस स्टडी के बारे में देखने वाले हैं और कुछ सीखेंगे राजस्थान से, क्योंकि वहां पे कुछ अच्छी चीज हुई है जिसको हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं पूरे हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में। उसको बेसिकली एक पायलट स्कीम अगर राजस्थान की समझे तो उसको हम लोग एनलार्ज कर सकते हैं पूरे देश के लिए। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सैगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दी आईडीज दैट आर गिवन हियर। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खबर के बारे में, क्योंकि इस डिस्कशन को जोड़ देते हैं हम करंट अफेयर्स के साथ। देखिए, हम सब जानते हैं कि बहुत दिनों से किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है 3 स्पेसिफिक लॉ जो केंद्र सरकार ने लाए थे। देखिए, अगर हम लोग सर्च करें 2021 इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट फॉर्मली कब से शुरू हुआ है? 9 अगस्त 2020, जब से लोकसभा और राज्यसभा में बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, फिर उसके बाद में सितंबर में उनको पास कर लिया गया। उसके बाद प्रोटेस्ट और भी ज्यादा हो गया। तो प्रोटेस्ट अभी हम लोग बात करें तो पिछले 50 दिनों से प्रोटेस्ट एकदम जोर शोर से जारी है। फार्मर यूनियन अपने मुद्दों पे अड़े हुए। उनका मुद्दा है कि आप इन 3 एक्ट्स को या बिल्स को रिवोक कर दे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगलाइज करा दे। इस पे हम लोगों ने बात की है। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर न्यूज को देखें, प्रोटेस्ट को देखें, तो इसके ऊपर एक जरूर ऑब्जर्वेशन होगी। देखिए, ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रोटेस्टर्स क्यों वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो जाहिर सी बात है कि उनकी कुछ डिमांड्स है, जैसे उन्होंने इन केंद्र सरकार की जो लॉस है उनके ऊपर सवाल उठाए, स्पेशली उनकी डीमेरिट्स के ऊपर सवाल उठाए। तो किसी भी लॉ के मेरिट होते हैं, डीमेरिट होते हैं, तो इसके डीमेरिट्स के ऊपर किसानों ने सवाल उठाए। ये तो मुद्दा अलग हुआ, लेकिन एक कोर इशू है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने लॉ लाया। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में आता है, लेकिन कुछ इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन करके कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो कंकरेंट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में है, उसको यूज कर केंद्र सरकार जरूर लॉ बना सकता है। लेकिन इन सब लॉस के बीच एक बहुत ही जरूरी मुद्दा भूल चुके हैं केंद्र सरकार। वो है कि कोई भी प्रोसेस होता है डेमोक्रेसी में, उसको आप कंसल्टेशन से, डिस्कशन से, डेलिब्रेशन से अगर लाए तो वो काफी दिनों तक बिल्कुल चलेगा, लंबा चलेगा, एंड इट वुड बी अ सस्टेनेबल प्रोसेस। तो जिस तरह से इन लॉस को पास किया गया था हेस्टिली, बिना कंसल्टेशन, उसके ऊपर भी एक सवाल जरूर उठ जाता है। एक तो उनके स्पेसिफिक डिमांड है, और सबसे बड़ी डिमांड मुझे लगता है लोकतंत्र के अगर मुद्दे से देखें तो बिना डिस्कशन के इन लॉस को लाया गया। स्टेक होल्डर कौन है? स्टेक होल्डर किसान है। तो किसानों से पूछना चाहिए, किसान ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहिए कि कुछ ऐसे हम बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया बताइए। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए अमेरिकन एक्टिविस्ट ने कहा है, जेसी जैक्सन ने, डेलिब्रेशन एंड डिबेट इज अ वे टू स्टर द सोल ऑफ आवर डेमोक्रेसी। यानी कि डेलिब्रेशन, डिबेट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इस चीज के ऊपर देखेंगे और प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इस डेलिब्रेशन डिबेट हेल्पफुल एक्चुअली। वो कैसे करेंगे? हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे। देखिए, केस स्टडी लेंगे एमजी नरेगा राजस्थान की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एमजी नरेगा क्या है। महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में एक्ट आया था। ये इंडिया का एक लेबर लॉ है। इनफैक्ट केवल लेबर लॉ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी मेजर भी है, जिससे राइट टू वर्क हम लोग गारंटी करते हैं। इस लॉ के तहत केंद्र सरकार की अभी जिम्मेवारी रहेगी कम से कम 100 दिन एम्प्लॉयमेंट दे एक फाइनेंशियल ईयर में अडल्ट मेंबर्स को, स्पेशली रूरल हाउसहोल्ड से, हु आर विलिंग टू डू वर्क, बेसिकली अनस्किल्ड वर्क। अगर हम लोग एमजी नरेगा की बात करें, वर्ल्ड बैंक ने इसकी काफी सराहना की है। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स इन द होल वर्ल्ड। और हम सब जानते हैं कि एमजी नरेगा के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी निकली है। वर्ल्ड बैंक ने सराहना जरूर की है, लेकिन उससे पहले बहुत सी प्रॉब्लम्स भी थी एमजी नरेगा के साथ। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने डीबीटी स्कीम लाई, राइट? जो जनधन आधार मोबाइल की हम लोग बातें करते हैं, उसको इन्होंने इंप्लीमेंट किया एमजी नरेगा में। और अभी जो रूरल लेबरर से, रूरल हाउसहोल्ड से, अडल्ट से वो काम करेंगे एमजी नरेगा में, केंद्र सरकार डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा भेज देगी, राइट? ये तो हम सबको पता है, वर्कर के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो काफी अच्छी चीज है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल हो रही है। लेकिन देखिए, जब भी टेक्नोलॉजी आती है, अप्रोप्रिएट
बैकएंड सपोर्ट के या फिर मैं कहूंगा अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के, तो वो एक बहुत बड़ा पिटफॉल भी बन सकता है। और यही हुआ राजस्थान में। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ एमजी नरेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में राजस्थान। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने ओवर रिलाई किया टेक्निकल आर्किटेक्चर के, प्रोबेबली विदाउट सम सॉर्ट ऑफ साउंड मैनेजमेंट और विदाउट केटरिंग और लुकिंग एट ऑल द इश्यूज। तो इसीलिए थोड़े से इश्यूज जरूर आए जिससे वर्कर्स को बहुत सारी तकलीफ हुई राजस्थान में। क्या हुई, देखिए, पेमेंट रिजेक्शन ड्यू टू टेक्निकल फ्लॉज। अब टेक्निकल फ्लॉ की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये है वर्कर, ठीक है, वर्कर का एक अकाउंट है, ये हो गया बैंक अकाउंट ए में, ठीक है, और ये हो गई केंद्र सरकार जो अकाउंट को जो पैसा डालेगी, इनका खुद का भी एक बैंक अकाउंट रहेगा, ठीक है। तो इस बैंक अकाउंट से इस अकाउंट में जाना है, और बीच में अगर आप देखिए तो एनपीसीआई भी है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। तो इन जगह पे अगर कहीं पे पेमेंट रिजेक्शन हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी, तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द वर्कर, क्योंकि वर्कर डेली वेजेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनको डेली का पैसा चाहिए, अगर नहीं आ रहा है, देर हो रही है, तो इट इज अ थ्रेट ऑन देयर लाइवलीहुड इटसेल्फ। इसके अलावा प्रॉब्लम्स और भी थे, जैसे डॉर्मेंट अकाउंट थे। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे अकाउंट खोले गए प्रधानमंत्री जन धन योजना में, उसमें बहुत से अकाउंट डॉर्मेंट अगर अकाउंट हुए तो उसके अंदर ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, तो वर्कर उसको पैसा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इनसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। इसके अलावा इनएक्टिव आधार का एक इशू हाईलाइट हुआ राजस्थान में, जो एक बहुत ही स्ट्रेंज इशू था, जिसमें बैंक को पता नहीं कि क्या हुआ है, यूआईडीआई को भी पता नहीं क्या हुआ है, इनफैक्ट एनपीसीआई को पता नहीं कि क्या हुआ है, इनएक्टिव आधार वाला इशू। तो दैट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज इशू। इसके अलावा डेटा एंट्री के एरर, तो obviously I think all of you must have experienced, I would say majority of you have experienced some or the other data error। अगर मैं अपनी बात करूं तो हाल ही में मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराया, तो 10 साल हो चुके थे, तो पासपोर्ट वाज एक्सपायर्ड और आधार बाद में आया था। तो आधार में मैंने देखा कि एक लेटर मिसिंग था मेरे सरनेम से, तो बिकॉज ऑफ विच डिले जरूर हुई, बट अल्टीमेटली आधार करेक्शन में कराना पड़ा, आधार करेक्शन कराना पड़ा, फिर उसके बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ा, देन इट वाज ऑल वेरी फाइन। तो if a passport issue is taking, I would say 2 to 3, 4, 5 days for this, imagine financial issues, अगर पैसा है जिसके ऊपर लाइवलीहुड निर्भर है, तो उससे क्या होगा, राइट। तो ये सारी इश्यूज आई राजस्थान में, तो इस चीज को उन्होंने रिजॉल्व कैसे किया। अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, राजस्थान में व्हाट वाज डन इन केस ऑफ मनरेगा, एमजी नरेगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया एमजी नरेगा संवाद करके, डिस्कशन डेलिब्रेशन की स्टेक होल्डर के साथ। आप देख सकते हो महात्मा गांधी नरेगा संवाद कार्यक्रम, जहां पे नरेगा शिकायत समाधान के हेतु प्रत्येक माह में नरेगा के साथ संवाद होगा, मतलब नरेगा के ऊपर संवाद होगा सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाकर। इनफैक्ट अगर इस संवाद की बात करें, बहुत बार चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सचिन पायलट ने मनरेगा श्रमिकों से किया संवाद और एक बड़ा आदेश दिया, जहां पे उन्होंने पैसे बढ़ाए 199 रुपीज से बढ़ा के 220 रुपीज। दिस वॉज इन लास्ट ईयर समर, 2020 के समर में ये हुआ था, और टाइमिंग बदला गया था। तो ये सब काफी अच्छी चीज है, जहां पे वो पूछ रहे हैं लोगों से, जो स्टेक होल्डर्स है, की स्टेक होल्डर्स, वर्कर्स है, उनसे पूछा गया, उसके बाद स्टेप्स ली गई। दिस इज नथिंग बट डायलॉग, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस विद द की स्टेक होल्डर। इसके अलावा टू रिजॉल्व द इश्यूज, राजस्थान के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, जहां पे वर्कर ग्रुप्स थे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने डायरेक्टली इंटरेक्ट किया की स्टेक होल्डर्स के साथ। मैंने आपको बताया स्टेक होल्डर कौन है, एक तो वर्कर है, वर्कर की जो बैंक है उनके बैंकर्स के साथ, केंद्र सरकार के जो बैंकर्स है उनके साथ, और जो हमारे विलेज लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ। तो सारे स्टेक होल्डर यहां पे इन्वॉल्व है। तो पूछा गया कि क्या दिक्कतें हो रही है। अगर डॉर्मेंट अकाउंट है तो बैंकर से पूछा गया उसको एक्टिव कीजिएगा, अगर इनएक्टिव आधार है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से पूछा गया कि उसको रिजॉल्व कीजिएगा, अगर कुछ इश्यूज है डेटा एंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वर आस्क्ड, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिसिंग है तो वर्कर को बताया कि ये सब कीजिएगा। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, काफी अच्छी रेजोल्यूशन निकली। जो पहले प्रॉब्लम्स मैंने बताई आपको जो एमजी नरेगा में आ रही थी, उसका रेजोल्यूशन निकला, इनफैक्ट रिजल्ट दिखा। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें, इन वर्कशॉप्स के बाद राजस्थान सरकार ने 380 करोड़ की जो पेमेंट थे, जो ड्यू थे ड्यू टू रिजेक्शंस एटसेट्रा, उनको उन्होंने क्लियर ऑफ कर दिया इन वर्कशॉप से। इसके अलावा केवल 2.7% पेमेंट जो एमजी नरेगा में थे वो पेंडिंग थे गवर्नमेंट के इश्यूज की वजह से, तो काफी कम नंबर है ये। इसके अलावा 12.3% ऑफ द पेंडिंग केसेस और आई वुड से अंडर प्रोसेस केसेस वाज बिकॉज ऑफ द बैंक। समझ लीजिए कुछ चेक का इशू, डॉक्यूमेंट का इशू एटसेट्रा एटसेट्रा, बैंक रिलेटेड इशू। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पे कि अगर आप
स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे। वर्कर से पूछ लिया कि आपकी दिक्कतें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से पूछ लिया कि भैया आपकी दिक्कतें क्या है, बैंक से पूछ लिया कि आपकी दिक्कतें क्या है, क्यों आ रही इतनी सारी प्रॉब्लम्स, तीनों को एक जगह पे लाया और आपने रेजोल्यूशन निकाला, कोऑर्डिनेशन बढ़ाई, कोऑपरेशन बढ़ाई इन तीनों स्टेक होल्डर्स में, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट यहां दिख गया। दैट इज व्हाई व्हेन वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन, हम लोगों ने शुरू किया था डेलिब्रेशन एंड डिबेट इज द वे टू स्टर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। डोंट यू थिंक इट इज? आप मुझे बताइए आपकी प्रतिक्रिया। डू यू अग्री विद दिस दैट विद डिबेट, डिस्कशन, विद कंसल्टेशन देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ बेटर रिजल्ट? हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर इन सब चीजों में डिले होगी क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा सा डिले डिसीजन मेकिंग जरूर होता है, लेकिन डेलिब्रेशन डिस्कशन से जो रिजल्ट निकलेगा, जो डिसीजंस आएंगे वो सस्टेनेबल रहेंगे, उससे प्रॉब्लम्स कम आएंगी, इश्यूज कम आएंगे। आपने देखा वर्कशॉप की वजह से क्या हुआ। और इसीलिए अगर हम लोग बात करें फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर जिसका हम लोग डिस्कशन शुरू किया था, वो इशू है फेडरलिज्म का। केंद्र सरकार कुछ लॉ लाई है जिसमें राज्य सरकार उसको इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर राज्यों का सब्जेक्ट है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे राज्य, लेकिन केंद्र सरकार ने लॉ लाया। तो फेडरलिज्म की अगर बात है तो आप स्टेक होल्डर को बुलाइए, यानी कि राज्य सरकारों को बुलाइए, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को बुलाइए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाइए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाकर अगर डिस्कशन आप करोगे तो फेडरलिज्म भी अच्छे से चलेगा, गुड गवर्नेंस आप दे सकते हो, और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बिटवीन द पीपल एंड बिटवीन द ऑफिशियल्स विल ऑब्वियसली यील्ड अ बेटर रिजल्ट। तो अभी जो फार्म लॉ के साथ हुआ है उसकी तो अभी चल ही रही है, प्रोटेस्ट करने के बाद फार्मर्स के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन आशा करते हैं कि आगे चलते हुए व्हाटएवर लॉस आर ब्रॉट विच हैव अ क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म, देन इट वुड बी बेटर कि केंद्र सरकार डिस्कस करे बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, उसके बाद लॉस लाए, then that would be more and more sustainable for our democracy also, and it would lead to good governance also. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.